हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लू सीकर्स टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन वीडियोस। ये चौथा इंस्टॉलमेंट है इस सॉल्यूशन वीडियो का और आज के इस वीडियो में हमें कैपेसिटर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम कैपेसिटर के ऊपर एक इंटायर केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और वहीं से इस बात का नॉलेज लेंगे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो विदाउट एनी डिले लेट अस ऐड वैल्यू टू द वीडियो। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जंप मारते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो देखो, जो केस स्टडी है इसको बनाने से पहले एक चीज जान लो आप। केस स्टडी होता है इन जनरल, उसमें दो वेरिएशन होते हैं। इन जनरल आइदर उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे और उसके बाद आपको उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना होगा, नोट करना होगा और जो फॉलो अप क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने होंगे, राइट। दूसरा होगा क्या, जैसे टेक्स्ट बुक में एक जनरलाइज नॉलेज दी होती है, जैसे कि कैपेसिटर क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन के तौर पे होगा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉलो अप क्वेश्चन में होंगे। उस फॉलो अप क्वेश्चन के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेकर के आपको सॉल्यूशंस पे प्रोसीड करना होगा। तो दो टाइप का केस, एक में केस स्टडी के अंदर ही आपको क्रिटिकली स्टडी करके हर एक इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है और फॉलो अप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा, जहां केस स्टडी जनरलाइज्ड है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉलो अप क्वेश्चन में स्पेसिफिक क्वेश्चन भी है और उसको सॉल्व करने का आपको स्पेसिफिक डेटा भी दिया हुआ है। इस तरह से आपको क्या करना होगा, केस स्टडी को अटेम्प्ट करना होगा। यानी कि केस स्टडी को क्रिटिकली पढ़ना जरूरी है इन एनी केस, कि वेदर इट इज जनरलाइज्ड और वेदर इट इज स्पेसिफिक, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, द फॉलो अप क्वेश्चन आपका जो आएगा उसको सॉल्व करना होगा, राइट। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन और सबसे जनरलाइज टाइप ऑफ केस स्टडीज क्वेश्चन दैट वी हैव पुट हियर इन आवर क्वेश्चन, कि यहां पे कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन केस स्टडी में नहीं है। आपको पढ़ के मैं बता रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स केप्ट पैरेलल एंड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। जनरल इंफॉर्मेशन, द कैपेसिटेंस of a capacitor depends on the size and separation of the two plates and also on the dielectric constant of the medium between the plates. General information, nothing specific till now, nothing specific. Like resistors, capacitors can also be arranged in series or parallel, obviously again general, or a combination of both, दोनों का combination हो सकता है। By virtue of electric field, the plates charged कैपेसिटर्स स्टोर एनर्जी। कहीं पे भी आपने देखा कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन था नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बुक का एक पार्ट है जहां पे हम कैपेसिटर के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन स्टडी कर रहे हैं, राइट। नथिंग टू वरी अबाउट टिल नाउ। अब इसके बाद जैसे ही फॉलो अप क्वेश्चन शुरू होगा, आपको दिखाई देगा कि उसमें क्या दिख रहा है, आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी दिख रहा है और स्पेसिफिक क्वेश्चन भी दिख रहा है। यानी कि अब हमें केस स्टडी में बार बार लौट के आने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ब्लेसिंग इन दिस टाइप ऑफ केस स्टडीज, कि अब जहां पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन केस स्टडी में होता है वहां बार बार आपको केस स्टडी को रेफर करना पड़ेगा। जहां जनरलाइज केस स्टडी है, अब आपको सिर्फ ध्यान देना है कहां पे, क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है। अब फॉलो अप क्वेश्चन है इस केस के ऊपर 13, 14, 15, 16 एंड नाउ आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। उनमें खुद का अपना इंफॉर्मेशन होगा और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो सॉल्यूशन होगा। 13 नंबर में क्या करना है हमें, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस फ्रॉम 10 माइक्रोफराड टू 80 माइक्रोफराड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। वेरी इजी। नाउ स्टूडेंट्स, मैं एक काम करूंगा, 13, 14, 15, 16 में से जो 16 नंबर क्वेश्चन है पहले सॉल्व करूंगा। रीजन ये है क्योंकि ये जो डायग्राम है मुझको इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो आप एग्जाम में बिल्कुल सीरियल वाइज सॉल्व करना, बट मैं यहां पे इस सॉल्यूशन में पहले इसको सॉल्व करूंगा ताकि इस डायग्राम का पहले मैं यूज कर लूं, क्योंकि नीचे फिर मुझको रेफर करने के लिए बार बार यहां पे आकर इसको देखना पड़ेगा, लेंदी होगा वीडियो। अगर 16 नंबर का क्वेश्चन में पहले स्टार्ट करूं तो इसमें लिखा हुआ क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी
द पॉइंट्स ए एंड बी इफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी, राइट। कुछ नहीं करना हमें, इस पॉइंट ए, और एक चीज और याद रखना, एम भी लिखा हुआ है साइड में और साथ में वहां पे एन भी लिखा हुआ है। इस ए और एम पॉइंट के बीच में ना ही कोई रेसिस्टर है ना ही कोई कैपेसिटर है, कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट नहीं है। मतलब ए इज इक्वल टू एम एंड एन इज इक्वल टू बी, दोनों सेम है, दोनों को हम मर्ज भी कर सकते हैं, राइट। अब यहां पे एक कैच है, आप देख रहे होगे पी पॉइंट से ही मेन एक दूसरा कैपेसिटर निकल करके एन पॉइंट पे जा रहा है और एम पॉइंट से निकल के कैपेसिटर एस पॉइंट पे जा रहा है, राइट। सो दिस कैपेसिटर embedded in the point P and S will actually create difficulty, otherwise और कोई difficult इस फिगर में है नहीं। और आपको अगर व्हीट स्टोन ब्रिज याद है, राइट, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का, तो ये बिल्कुल वैसा ही डायग्राम हम रीड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप कुछ मत करो, ये जो सेक्शन P और S है ना, इस P और S वाले सेक्शन को आप क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर दो और इस डायग्राम को रीड्रॉ करो। तो मैं क्या करूंगा, इसको रीड्रॉ करूंगा, फॉलो करना आप कैसे कर रहा हूं मैं। यहां पे मैंने लिखा पॉइंट ए, राइट। अगर एंटी क्लॉकवाइज मैंने ट्विस्ट किया तो एस पॉइंट कहां चला जाएगा, ये एस पॉइंट ट्विस्ट होकर के ऊपर चला जाएगा, ये है एस। ये पी पॉइंट ट्विस्ट होकर के कहां जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये है पॉइंट पी। अब ये देखो, ये वाला जो कैपेसिटर है अभी जिसको मैंने राउंड किया, वो कैपेसिटर M यानी कि A और S के बीच में है, ड्रॉ कर दो। उसके बाद ये कैपेसिटर नाउ दिस वन, ओके, ये वाला कैपेसिटर M और P के बीच में है, ड्रॉ कर दो, राइट। P और S के बीच में जो कैपेसिटर है अब उसको ड्रॉ कर देते हैं। P और S के बीच में जो कैपेसिटर है अब उसको हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे, पॉइंट बी बनाएंगे। बी पॉइंट यहां पे इस तरफ बना दिया मैंने। अब देखो आप यहां एस से बी के बीच में, एन या फिर बी के बीच में आपका ये वाला कैपेसिटर है, तो एस से बी के बीच में ये कैपेसिटर मैंने बनाया, और ये वाला कैपेसिटर पी और बी के बीच में है, तो पी और बी के बीच में मैंने बनाया फिर से लास्ट जो एक बचा हुआ था इस सर्किट का, वो बना दिया मैंने, राइट। और इन सारे कैपेसिटर के साथ बाहर एक कैपेसिटर और जुड़ा हुआ है, दिस वन, ओके। यानी इस ऊपर वाले सिस्टम के साथ बिल्कुल पैरेलल ये वाला कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। देखने में ये ऊपर वाला जो बिगर पार्ट है, अब देखने में बिल्कुल व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा लग रहा है, बस वहां पे रेसिस्टर होते हैं और यहां पे क्या है, कैपेसिटर है, राइट। अब आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज सी। सो अगर सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी 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 हम अगर लिख देते हैं, राइट, तो अब आप मान लो कि इसको आप क्या करते हो, राइट, कनेक्ट करते हो एक बैटरी से, राइट, और इस बैटरी से कोई कैपिटल चार्ज Q, पॉजिटिव कैपिटल चार्ज Q निकल के इस साइड जा रहा है और माइनस कैपिटल Q चार्ज निकल के इधर जा रहा है, राइट। उसमें का एक पार्ट जो होगा इस कैपेसिटर पे चला गया, राइट। इस कैपिटल Q का एक पार्ट निकल करके चला जाएगा बाहर वाले कैपेसिटर के ऊपर। मान लो एक स्मॉल पार्ट, स्मॉल Q पार्ट जाएगा किस पे, अब इस जंक्शन, अब ये A जो जंक्शन है, इस पॉइंट से इधर के तरफ इस कैपेसिटर के तरफ और इस तरफ इस कैपेसिटर के तरफ स्मॉल Q का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ स्टूडेंट्स, क्या कैपेसिटेंस ऑफ बोथ द कैपेसिटर सेम है? अब आप याद करो, किसी जंक्शन पे अगर मान लो आई करंट आता है और इक्वल रेसिस्टर अगर कनेक्टेड होते हैं, रेसिस्टर आर दोनों कनेक्टेड है और ये आई करंट आके अब डिस्ट्रीब्यूट होना है इन दोनों रेसिस्टर में, तो क्या होता है, करंट इक्वली सिमेट्रिकली हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, I/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब अगर स्मॉल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट होना है इन दोनों कैपेसिटर पे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहां भी +Q/2, यहां भी +Q/2। उसी तरह से इस स्मॉल -Q का डिस्ट्रीब्यूशन -Q/2, यहां भी -Q/2। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का बराबर है, बायसनेस तो होगा नहीं। अगर अलग कैपेसिटेंस होता, अगर एक का C1 एक का C2 होता,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, फिर उसका सॉल्यूशन का तरीका अलग हो जाता, वो किसी और टाइम पे हम सॉल्व करके देखेंगे। फिलहाल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब यहां पे देखो ये प्लस क्यू बाई टू इस वाले प्लेट पे है, तो इस वाले प्लेट पे कितना होगा, माइनस क्यू बाई टू। उसी तरह इस वाले प्लेट पे माइनस क्यू बाई टू, और इस अब यहां पे इस प्लेट पे कितना होगा, यहां पे फिर से प्लस क्यू बाई टू, और यहां पे फिर कितना होगा, प्लस क्यू बाई टू होगा। अब एक बात बताओ, ये बीच वाला जो कैपेसिटर है उस पे किसी भी तरह का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बन गए पॉइंट एस और पॉइंट पी, यानी कि एस और पी के बीच में आप मान सकते हो कि ये जो सी कैपेसिटर है ये शॉर्ट सर्किटेड है, इसमें किसी भी तरह का चार्ज का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों, इसके जो टर्मिनल है प्लेट है वो सेम पोटेंशियल के तरह कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल के थ्रू क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। अब फिर से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि इस बीच वाले कैपेसिटर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज याद आ रहा होगा कि गैल्वेनोमीटर जब बैलेंस हो जाता है तो उसके थ्रू करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उसी तरह इसके थ्रू चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, ए और बी पॉइंट के बीच में डायरेक्ट हम लिखेंगे इस तरह से, एक यहां एक यहां, और ये P और S पॉइंट को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये पॉइंट P है या S है, और इस तरह से दो कैपेसिटर C कैपेसिटेंस वाला, ठीक है, पैरेलल में आ गया। उसके आगे वाला भी जो था P और S, यानी कि ये वाला पार्ट, इसको ब्लैक से दिखाते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो भी पैरेलल में बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। नाउ दैट इज बीइंग कनेक्टेड लाइक दिस, इस तरह से, राइट। और अब इसके साथ क्या होगा, बाहर वाला पैरेलल में इस ओवरऑल सिस्टम के साथ ये बाहर वाला कैपेसिटर सी कैपेसिटेंस सबका दे दो कि कनेक्टेड है, राइट। अब देखो पैरेलल में सी एंड सी, पैरेलल में कैपेसिटर का एडिशन कैसा होता है, रेसिस्टर के जैसा नहीं होता है, उसका ठीक उल्टा होता है। जैसे रेसिस्टर पैरेलल में ऐड होता है वैसे कैपेसिटर सीरीज में ऐड होता है, और जैसा रेसिस्टर सीरीज में ऐड होता है वैसे ही कैपेसिटर पैरेलल में ऐड होता है, यानी कि यहां पे दोनों का सिंपल एडिशन हो जाएगा। तो यहां पे इक्विवेलेंट रेसिस्टर अब हम लिखेंगे, फिर से अब हम बना, सॉल्यूशन को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है, प्लीज पेशेंस रखना आप लोग। अब अगर इसको सी और सी दोनों का एडिशन होना है, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल रेसिस्टर के सीरीज के जैसा एडिशन होगा, तो अब ये इक्विवेलेंट बन गया कितना, नाउ दिस इज 2C। उसी तरह से नाउ दिस पॉइंट इज P and S एंड दिस पॉइंट इज A। उसी तरह से अगले वाला भी कितना हो जाएगा, दिस विल बी अगेन एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ 2C, और इसके साथ अब फिर से एक बाहर में C कैपेसिटेंस वाला रेसिस्टर आ गया, राइट। अब 2C एंड 2C कनेक्ट हो चुका है किसमें, सीरीज में। इसका एडिशन कैसा होगा, बिल्कुल जैसा रेसिस्टर होता है किसमें, पैरेलल में, यानी हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट ऐसा होगा यहाँ पे C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब यहां पे C1 C2 बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2C इंटू 2C डिवाइडेड बाई 2C प्लस 2C हुआ। अब इसका मतलब ये कैसा हो गया, 2C इंटू 2C इज 4C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, 2 प्लस 2 सॉरी 4C। नाउ 4 कैंसल, एक C से C कैंसल, सो अब C इक्विवेलेंट हमारा कितना आया, दिस इज C। अब फिर से हम करेंगे A और B के बीच में, अब हमें क्या मिला, एक रेसिस्टर मिल गया C का, दूसरा रेसिस्टर फिर से मिल गया कितने का हमें, C का, और अब तो इजी हो गया, C इक्विवेलेंट सिंपली कैसा, बिल्कुल एडिशन ऑफ दोनों कैपेसिटेंस, इट इज C प्लस C इज इक्वल टू 2C आंसर, राइट। सो इजी क्यों था, क्योंकि यहां पे सारे कैपेसिटेंस कैसे थे, इक्वल थे। अगर कहीं पे भी कैपेसिटेंस अलग होता, इक्वल नहीं होता, तो हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना पड़ता। वो सॉल्यूशन थोड़ा टफ और थोड़ा सा टेक्निकल होता है। डेफिनेटली उसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो में बनाऊंगा, दैट्स अ प्रॉमिस आई विल कीप, राइट, बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ 16 हमारा सॉल्व हो गया। तो अब उल्टा बना रहे हैं तो उल्टा ही बनाते जाते हैं। अब बोल रहा है
कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V, इनिशियल चार्ज V से चार्ज कर दिया गया, कनेक्टेड टू अ बैटरी। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस। अच्छा, डिस्कनेक्ट किया फिर बैटरी इंसर्ट किया, सॉरी एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया। हाउ विल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बी अफेक्टेड? जस्टिफाई करना आंसर को, यानी कि कुछ नहीं, बिल्कुल एनालिटिकली बना के दिखाना है, कोई अजम्पशन नहीं करना है। अब कैसा है 15 नंबर का, एक्चुअली ऐसा होगा कि पहला सिचुएशन ऐसा है कि बीच में है एयर, यहां पे है एयर, और कैपेसिटर को कनेक्ट किया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है V, और इसको चार्ज किया। तो अब इस केस में आप एक मान लो कि ये इनिशियल कंडीशन है, तो यहां पे हमारा C0 जो होगा वो हमने अज्यूम कर लिया, राइट। और C0 अगर अज्यूम कर लिया तो हमारा Q0 हो जाएगा कितना, C0 इंटू V, वेयर C0 इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किसके साथ? जब बीच में क्या है, एयर है। अब सेकंड में क्या हुआ, जैसे ही इसका चार्ज यानी कि चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, उसके बाद हो रहा है ये कि कैपेसिटर से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे Q0 प्लस Q0, यहां पे माइनस Q0, वेयर Q0 इज इक्वल टू व्हाट, C0 इंटू V, वेयर V इज द इनिशियल, इनिशियल जो वोल्टेज था वो था। अब क्या कर रहा है इस केस में, अब इंसर्ट कर रहा है एक डाइलेक्ट्रिक, अब एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम किया हमने कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का K है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम का K है। अब क्या करेंगे, इस केस में हम C डैश निकालेंगे। C डैश कितना होगा, इट विल बी K टाइम्स C0, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब हमारा Q डैश कितना होगा, इट विल बी C0 इंटू V डैश, सॉरी C डैश इंटू V डैश होगा। अब लेकिन अब यहां पे एक चीज पे ध्यान दो, कैपेसिटर जिसको पहले हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा था, उसको मैंने क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई पाथ चाहिए। जैसे ही इस सिस्टम को मैंने किसी भी दूसरे कनेक्शन से काट के सेपरेट कर दिया तो ये एक आइसोलेट सिस्टम हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक चीज पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, कोई एक्सटर्नल सर्किट हमने कनेक्ट नहीं किया, इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, तो चार्ज चेंज होगा क्या, बस इतना सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल लगाएंगे, इतना पता चल जाएगा कि अब इस कैपेसिटर पे चार्ज जो हो गया कंजर्व्ड हो चुका है, दैट विल बी इक्वल टू Q0, यानी कि हमारा Q डैश भी इक्वल टू होगा Q0। अब हमें Q0 तो पता है, Q0 कितना है, C0 इंटू V है। सो अब हम पुट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग अब कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा Q0 इज इक्वल टू दिस, यानी कि C डैश V डैश इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू Q0। Q0 कितना है, C0 इंटू V। अब क्या करेंगे, देखो V डैश हमें निकालना है तो हमें C डैश का वैल्यू पुट करना होगा। तो C डैश का वैल्यू कितना है हमने कैलकुलेट किया, इट इज K टाइम्स C0। नाउ K टाइम्स C0 इंटू V डैश, यानी कि इसका वैल्यू हमने पुट किया, ये एज इट इज रहने देंगे। ये सेकेंड कंडीशन में वोल्टेज हमें पोटेंशियल हमें निकालना है। दिस इज इक्वल टू C0 इंटू V। ये V जो है ओरिजिनल वोल्टेज जब बैटरी कनेक्टेड था उसका पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है ये, राइट। सो नाउ दिस C0 कैंसल, राइट। अब क्या करेंगे, इस V को ना इधर लेके आप जाओ, राइट, और इस K को उस साइड लेके जाओ, तो क्या होगा, V डैश बाई V इज इक्वल टू 1 बाई K। अब एक बात बताओ, किसी भी मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम K क्या होता है, फॉर एनी मीडियम K इज ग्रेटर देन 1। अगर K ग्रेटर देन 1 है तो हमारा 1 बाई K क्या होगा, इट विल बी लेस देन 1। क्यों, क्योंकि 1 में हम समथिंग ग्रेटर देन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस रेशियो विल बी लेस देन 1। इसका मतलब V डैश बाई V विल बी लेस देन 1 ऑब्वियसली। एंड इसका मतलब क्या,
कि V डैश इज लेस देन V, यानी कि हमारा बैटरी में डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट किया, कब? पहले बैटरी को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, किसी और टाइप का कनेक्शन नहीं किया, आइसोलेट कर दिया कैपेसिटर को। अब उसमें हमने एक कैपेसिटेंस विथ एक डाइलेक्ट्रिक विथ कैपेसिटेंस के उसमें इंसर्ट कर दिया, तो पोटेंशियल क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। पोटेंशियल जैसे ही ड्रॉप हुआ तो हमारा एक चीज और चेंज होता है, यहीं पे मैं बताता हूं, ठीक है? पूछा नहीं है बट बता देता हूं। अब एक चीज देखो, व्हाट इज V? पोटेंशियल इज इक्वल टू E टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D, यानी कि E इज इक्वल टू व्हाट? इट विल बी V बाई D। अब एक बात बताओ, इफ हमारा D कांस्टेंट है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस सेम है, अब लेकिन हमारा क्या है? वोल्टेज जो है V डैश जो है वो डिक्रीज हो गया ओरिजिनल वोल्टेज से, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट? ये एडिशनली मैंने बता दिया। अब यहां पे हमें क्या बताना था 15 नंबर में क्वेश्चन में? देखा, इसीलिए मैंने सबसे पहले सॉल्व कर लिया इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार अब ऊपर जाना पड़ेगा। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? सो इट डिक्रीजेस। हमने बिल्कुल जस्टिफाई करके दिखा दिया। अब पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये कैसे अफेक्ट होगा? तो इसी का पार्ट बी हमें बनाना है। सो बी में हम जानते हैं U इज इक्वल टू हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, राइट? अब हम U0 निकाल लेंगे। U0 कितना होगा? हाफ C0 V स्क्वायर। दिया हुआ है इनिशियल वोल्टेज V था, तो उसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब हम निकालेंगे U डैश, तो U डैश इज इक्वल टू हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, राइट? अब U डैश इज इक्वल टू, अब एक काम करो, ऊपर में हमने ना, देखो V डैश हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इस वाले इक्वेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं कि V डैश इज इक्वल टू V बाई के। अगर हम V को इधर लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा? V डैश इज इक्वल टू V बाई के हो जाएगा, राइट? सो हम इसका यूज हमें करना पड़ेगा। सो और C डैश का हमें ऑलरेडी पता है कि इट इज K टाइम्स C नॉट। सो अब वैल्यू पुट कर दो, हाफ C डैश के जगह K टाइम्स C नॉट, V डैश स्क्वायर के जगह पे, यानी V डैश के जगह पे V बाई K का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब U डैश इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज हाफ K C नॉट, दिस इज V स्क्वायर बाई K स्क्वायर। अब देखो यहां से एक के कैंसिल हो गया, यानी कि U डैश इज इक्वल टू व्हाट? हाफ C नॉट V स्क्वायर बाई K। अब पता है, एक चीज पे ध्यान देना, ये वाला चीज क्या है? ये वाला जो दिख रहा है हाफ C नॉट V स्क्वायर, इज इट इक्वल टू U नॉट? हाफ C नॉट V स्क्वायर यहां पे भी और हाफ C नॉट V स्क्वायर यहां पे भी, यानी कि अब हम कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं कि U डैश इज इक्वल टू व्हाट? हाफ C नॉट V स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं U नॉट बाई K। फिर से एक चीज पता चल रहा है क्या? कि U डैश बाई U नॉट इज इक्वल टू 1 बाई K। क्या होगा? आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमारा जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बाय विच फैक्टर? 1 बाई K फैक्टर। अगर निकालना है तो ऑलरेडी कैलकुलेशन तो हम कर ही चुके हैं कि U डैश इज इक्वल टू U नॉट बाई K, राइट? सो आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस ओनली व्हेन, कब? जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे, राइट? ये भी सॉल्यूशन हो गया बी पार्ट भी। सो नाउ वी आर डन विथ 15 एन का। अब 14 वाले पे, n capacitors each of capacitance C are connected in series, find the equivalent capacitance of combination। ये तो बहुत इजी है, ये तो देखो सिंपल है, इसका हम बनाएंगे। दिस वाज व्हाटएवर इट वाज 14 आई थिंक। सो n कैपेसिटर्स पूरा नहीं बनाऊंगा, डॉट 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 यहां तक सारे के कैपेसिटेंस जो है C हैं, ये हमने कनेक्ट करके रखा है एक बैटरी के क्रॉस, कैसे? बिल्कुल सीरीज में। तो 1 बाई C इक्विवेलेंट क्या होता है? इट इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस सीरीज में, राइट? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 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 1 बाई Cn। अब देखो
सिंस C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, दिस विल बी एवरीवेयर, इट विल बी 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई सी, राइट। अब कितने बार हमने 1 बाई सी का एडिशन किया है, n टाइम्स, तो हम क्या करेंगे 1 बाई सी को कांस्टेंट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक यूनिट में ये अवेलेबल है। जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई सी कॉमन ही आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने बार n टाइम्स इसको करना पड़ेगा। अब ऑनेस्टली आप लोग एक बात बताओ, 1 को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2, 3 बार जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3, 10 बार जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10, तो n टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा n, यानी कि 1 बाई सी इक्विवेलेंट जो होगा इट विल बी n बाई सी। तो इट इंप्लाइज दैट सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी c बाई n। सिंपल, डन, राइट। यहीं अगर C1 C2 C3 अलग अलग होते तो फिर ये थोड़ा टफ हो जाता, राइट। दिस टाइम इट वाज इजी। सो नाउ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c बाई n, जस्ट इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया ऊपर वाला रिलेशन। अब उसके बाद क्या है, द लास्ट वन, दिस वन इज डन। Capacitance of a parallel plate capacitor increases from 10 microfarad to 80 microfarad on introducing a dielectric medium between the plates. Find the dielectric constant. Very easy, very easy, right? So now 13 में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है C नॉट इज इक्वल टू 10 माइक्रोफराड and C dash is equal to 80 microfarad. So K is equal to what? K is equal to C dash by C naught. अब इसके आगे तो सॉल्यूशन भी करने का जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, फिर भी कर देता हूं मैं कि C dash is 80 म्यू एफ डिवाइडेड बाई 10 म्यू एफ, C naught is 10 म्यू एफ, गया और K is equal to what 8, and this is dimensionless quantity. The capacitance, not capacitance, the dielectric constant of a dielectric medium is a dimensionless unitless quantity. तो हमारा आ भी गया, क्यों? क्योंकि माइक्रोफराड कैंसिल हो गया, राइट। सो देखा आपने कि यहां पे ये जो केस स्टडी था जो अभी हमने सॉल्व किया है, दिस इज अ जनरलाइज केस स्टडी, जहां पे जो ये इंटायर इंफॉर्मेशन था इट वाज जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कैपेसिटर, नथिंग स्पेसिफिक। ऐसे केस स्टडीज जो होते हैं ना वो सिंपल हो जाते हैं, लिटिल बिट सिंपल। व्हाई? बिकॉज आपको बार बार केस स्टडी को देखने की जरूरत नहीं है, उतना क्रिटिकली देखने की जरूरत नहीं है। आपका सारा इंफॉर्मेशन कहां होता है, क्वेश्चन में, फॉलो अप क्वेश्चन में होता है। क्रिटिकल वो क्वेश्चन हो जाता है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन यहां केस स्टडी में हो और कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हो, फिर आपको दोनों तरफ रेफर करना होगा। सो व्हाट आई सजेस्ट, वेदर जनरल केस स्टडी हो, वेदर इट इज अ जनरलाइज केस स्टडी हो, वेदर स्पेसिफिक केस स्टडी हो, read it properly, filter out the given information and then proceed to the follow up question. So shortcut मत लो, क्योंकि इससे क्या होगा, फिर आपको लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार अच्छे से स्टडी करो और इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट कर लो, राइट। एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी डाउट है अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स और रिलेटेड टू दिस थिंग्स, तो क्वेश्चन जो हमारा कमेंट सेक्शन जो है उसको अपना प्लेग्राउंड बनाओ, उस पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करो। वन प्रॉमिस दैट आई विल कीप, दैट आई विल रिप्लाई बैक। आइदर अगर आपका क्वेश्चन इतना जेन्युइन है या फिर इतना लेंदी है जिसको मुझको एक स्पेसिफिक वीडियो में सॉल्व करना होगा, तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर उसका सॉल्यूशन या फिर उसका आंसर वहीं कमेंट सेक्शन में दिया जा सकता है तो मैं वहीं पे दे दूंगा, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।